न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। साथ ही हम आपको दिखाएंगे नई दिल्ली में आयोजित हो रहे व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में पीएम मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण। बात होगी देश को मिली रेल परियोजनाओं के सौगात की, साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के महाकुंभ भारत टेक्स 2024 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। क्या है खास इसमें, इस खबर को भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी संदेश खाली पर मचे घमासान की। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथों क्यों लिया, यह खबर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी दिल्ली के सियासत की। न्यूज नाइट में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा भारतीय रेलवे सिर्फ एक यात्री सुविधा नहीं बल्कि भारत की कृषि और औद्योगिक प्रगति का सबसे बड़ा वाहक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में टेक्सटाइल सेक्टर के महाकुंभ भारत टेक्स 2024 का किया उद्घाटन। कहा भारत टेक्स स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल, इन सबको एक साथ लाने का सूत्र। प्रधानमंत्री 27-28 फरवरी को केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। रेल, सड़क और सिंचाई और अंतरिक्ष से संबंधित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास। संदेश खाली पर सख्त कलकत्ता हाईकोर्ट। कहा शाहजहां शेख की जल्द होनी चाहिए गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने कहा अगर ममता सरकार नहीं करती है कार्रवाई तो करेंगे हस्तक्षेप। टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन से लोगों को पेश आ रही है काफी मुश्किलें। किसानों ने कई जगहों पर निकाला ट्रैक्टर मार्च। NH 58 पर आवाजाही रही प्रभावित। विशेषज्ञों ने कहा प्रदर्शनों से खुद किसानों का हो रहा है नुकसान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल। सीपीआई ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से एनी राजा को घोषित किया अपना उम्मीदवार। राहुल गांधी हैं वायनाड से सांसद। प्रवर्तन निदेशालय के 7वें समन पर भी नहीं पेश हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भाजपा ने केजरीवाल पर भ्रष्ट होने का लगाया आरोप। कहा उन्हें शराब नीति घोटाला पर देने होगा जवाब। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। कहा भारतीय संगीत के प्रकाश स्तंभ थे पंकज उधास। शोकाकुल प्रशंसकों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और भारत ने 5 विकेट से जीता रांची टेस्ट मैच। 192 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर किया हासिल। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त के साथ भारत ने सीरीज की अपने नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को किस तरह से भारत सरकार गति देने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है इसके लिए, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में टेक्सटाइल सेक्टर के महाकुंभ भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत टेक्स का यह सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल, इन सबको एक साथ लाने का सूत्र बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया।
टेक्सटाइल की दुनिया से जुड़ा ये कार्यक्रम देश के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने और भविष्य में भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में विकसित करने के मकसद से किया गया। स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। भारत टेक्स 2024 से 100 देशों के 40,000 इंक्यूबेटर और 3,000 से अधिक एग्जीबिटर जुड़े हुए हैं। भारत की गौरवशाली वस्त्र उत्पादन की परंपरा बीते 10 साल में हुए प्रयास की झलक भारत टेक्स में नजर आई। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 10 साल में भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में FDI दोगुना हुआ है। विकसित भारत के निर्माण में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए देश कई कदम उठा रहा है। आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 PM मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको उपलब्ध कराया जाए। इससे ना सिर्फ स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे, बल्कि लॉजिस्टिक उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, टैलेंट के साथ साथ भारत टेक्सटाइल वैल्यू चेन को फार्म, फार्मर, फाइबर, फैक्ट्री और फैशन को प्रोत्साहित कर रहा है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फाइबर, फैब्रिक, फैशन के जरिए फार्म से लेकर फॉरेन से प्रेरित भारत टेक्स 2024 एक संगठित टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। इससे टेक्सटाइल के क्षेत्र में जहां नवाचार, सहयोग और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कैंप पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और देश में रेल सेक्टर के विकास के लिहाज से आज बड़ा दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से रेलवे के एक कार्यक्रम में शिरकत किया और इस कार्यक्रम में उन्होंने 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास, लखनऊ के पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और 1500 से अधिक रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं कुल 41,000 करोड़ रुपए की रहीं। इस कार्यक्रम में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 राज्यपाल और उपराज्यपाल सहित कई सांसद शामिल रहे। देश में रेलवे इंफ्रा निर्माण की ये एक नई शुरुआत है। तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ IIT, IIM जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का यह कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है।
और इंफ्रा विकास के स्केल और स्पीड को प्रधानमंत्री ने नई कार्य संस्कृति करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में बन रहे अमृत भारत स्टेशन शहरों की पहचान है। वे स्थानीय कला संस्कृति और विरासत के रंग में रंगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में रेलवे ने वो सारी उपलब्धियां हासिल की है जो उसे एक नई पहचान दिला रही है। दशकों तक रेलवे को हमारे यहाँ की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। और पीएम मोदी ने कहा कि आज रेलवे का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा तब यह सामर्थ्य और बड़ा होगा। तब युवाओं के पास और भी ज्यादा स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसर होंगे, निवेश की नई संभावनाएं होंगी। पीएम ने कहा कि यह सब इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि मौजूदा सरकार ने घोटालों और लूट को बंद कर दिया है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो राज्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और BSSC तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1,800 करोड़ रुपए की संचयी लागत पर विकसित की गई हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी जाएंगे, जहां वो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की समीक्षा भी करेंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। और पीएम मोदी कल तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे और यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पीएम मोदी मदुरई में भविष्य का निर्माण ऑटोमोटिव MSME उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता कार्यक्रम में भाग लेंगे और ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME उद्यमियों को संबोधित करेंगे। पीएम भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े MSME को मदद और उत्थान के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों की भी शुरुआत करेंगे। इन पहलों में TVS ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और TVS मोबिलिटी CII सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल है। ये पहल देश में MSME के विकास का समर्थन करने और उन्हें संचालन को औपचारिक बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी थूथुकुडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। BO चिदम्बरनार बंदरगाह को देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब
बंदरगाह बनाने के उद्देश्य से कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेवा सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ करेंगे। इस जहाज का निर्माण कोचीन शिपयार्ड में हुआ है। पीएम तमिलनाडु में लगभग 4,586 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित 4 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। तिरुपुर जिले में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले वहां विशेष तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही पीएम के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन से आम लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसानों ने मेरठ में ट्रैक्टर मार्च निकाला और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को जाम कर दिया। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़कों पर खड़ा कर दिया और यातायात को बाधित किया, जिसके कारण आम लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। MSP की गारंटी समेत किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा करने और दिल्ली कूच कर रहे पंजाब के किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने मेरठ में राष्ट्रीय राजमार्ग के आधे हिस्से को जाम कर दिया है। मेरठ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 स्थानों पर किसानों ने ट्रैक्टर खड़े किए हैं। इनमें NH 58 पर 5 स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ।
कंकड़खेड़ा में कैलाशी अस्पताल के सामने भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर हाईवे के आधे हिस्से को बंद कर दिया। आने जाने वाले वाहन हाईवे के दूसरी ओर के लिए डाइवर्ट किए गए हैं। इस विरोध प्रदर्शन के चलते हाईवे का आधा हिस्सा बंद हो गया, जिसके चलते आम जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने हरियाणा के भिवानी और करनाल में ट्रैक्टर मार्च निकाला। समस्या बहुत आ रही, आने जाने में परेशानी है, जाम है, इनकी जरूरत पूरी करी जाएगी। मैं बैंक जा रहा था, बैंक नहीं जा पाया, अब वापिस जा रहा हूँ घर को। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रदर्शन से किसानों को ही नुकसान हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर के कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मयंक कुमार राय का कहना है कि किसानों का आंदोलन इस समय राजनीति से प्रेरित लग रहा है। बार बार डिमांड बदल रही हैं, जो कृषकों के लिए ही नुकसानदायक हैं। मुझे लगता है कि वो मुद्दे जो है सतही न होकर के राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें कहीं न कहीं कोई उकसा रहा है। इस समय जो सरकार की जो मंशा है उसमें आप अपनी खेती को विविधीकरण की तरफ ले जाएं अगर, और औद्यानिक फसलों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, सब्जियों फलों पे ज़्यादा करें, और इसको अगर बाजार तक, सीधे बाजार तक किसान अगर ले जाकर के अपनी आय में बढ़ोतरी करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर पर व्यापार ठप है। पेट्रोल पंप वालों का धंधा सीमा सील होने की वजह से बंद है। मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा मिनटों का सफर घंटों में तय करने के लिए आम लोग मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है और किसानों के साथ कई दौर की बातचीत में सरकार ने हर मुद्दे के समाधान के लिए किसानों का दिल खोलकर स्वागत किया है। आकांक्षा सक्सेना और निशांत राय के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात पश्चिम बंगाल की। संदेशखाली पर मचे घमासान के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में स्वतः संज्ञान पे लेते हुए सुनवाई की और साफ किया कि मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। संदेशखाली हिंसा और उसके मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पूरे मामले पर ममता सरकार की मंशा को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अभिषेक बनर्जी और ममता सरकार के 2 मंत्रियों की टिप्पणी पर कोर्ट में जिरह हुई। पूरी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ममता सरकार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि वे स्पष्ट करेंगे कि शाहजहां शेख के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कहा कि शाहजहां शेख के खिलाफ एक FIR दर्ज है और वो एक आरोपी है, इसलिए शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस धारणा पर कड़ा रुख अपनाया जिसमें ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी कि अदालत ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है, जबकि अदालत की ओर से ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है। रविवार को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि बंगाल सरकार अदालत के आदेश के कारण पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं और वे शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इसी के साथ कोर्ट ने एक कमेटी के गठन की भी बात कही है, जो कि पीड़ित महिलाओं की जानकारी को गोपनीय रखते हुए उनके पक्ष की बात को सुनेगी। भाजपा भी संदेशखाली मामले को लेकर ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। जो पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट की तरफ से बेहद सख्त टिप्पणी और सख्त लहजे में पश्चिम बंगाल की सरकार, जिसको मैं कहता हूं निर्ममता वाली सरकार, उसको फटकार लगाते हुए शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीधे सीधे कहा गया। आज एक बात स्पष्ट है कि जो सरकार दावा करती थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता दीदी की सरकार की, ये मां माटी मानुष की सरकार है, ये मां माटी मानुष नहीं, ये बम ब्लास्ट और बलात्कारी बचाव की सरकार है।
मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं ये, ना ही ममता बनर्जी, ना ही अभिषेक बनर्जी और ना ही उनके पार्टी के कोई और नेता। बिकॉज जब नेता ही जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, इनके नेता ने ही लोगों का बलात्कार किया और यहां से भागे हुए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज जब कोर्ट ने उनको लतेड़ा तो ये कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, मगर कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली मामले को लेकर कहा कि अखबारों के मुताबिक इस मामले में 800 से ज्यादा याचिकाएं मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार नियमों के मुताबिक काम नहीं करेगी तो राज्यपाल अपना कर्तव्य निभाते हुए इसमें हस्तक्षेप करेंगे। शाहजहां शेख को गिरफ्तार न करने का कोई बहाना नहीं है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। As you know, from the newspaper reports, the police came there, ministers went there, petitions were received. If I understand from the newspapers, more than 800 petitions have been received. Governor's job is to see that the elected government takes action within the constitution, within the rule of law. If that is not done, then of course the governor will. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली के पोलपारा गांव में ग्रामीणों ने टीएमसी नेता शंकर सरदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय महिला ने कहा कि ममता सरकार के नेताओं द्वारा उनकी दुकान लूट ली गई है और अपने ही जल, जंगल और जमीन से बेदखल कर दिया गया है। हम एक एनजीओ में काम करते थे। हमारे लिए सामान एक ट्रक में आता था। अजीत मैती और शंकर ने हमारा सामान और दुकान लूट ली। उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। हम आदिवासी हैं, उन्होंने हमारे जल, जमीन और जंगल छीन लिए। वहीं संदेश खाली में स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद ममता सरकार नींद से जागी है और टीएमसी नेताओं की धीरे धीरे गिरफ्तारी हो रही है। टीएमसी नेता अजीत मैती को जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि अजीत मैती ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अपने ही घर में स्वयं को कैद कर लिया था। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में शराब घोटाले पर जो ईडी का सम्मन है उसमें आखिर क्यों पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल 7वीं बार, इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। शराब घोटाला मामले में ईडी के 7वें समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मामला अदालत में है, तो वहीं बीजेपी ने
अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने और जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के 7वें समन पर भी पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मामला कोर्ट में है और ईडी को समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। इस बीच ईडी के सामने पेश नहीं होने पर भाजपा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें शराब नीति घोटाले पर जवाब देना होगा। जो बच्चों की सौगंध खाकर कहता था कि देखिए जी, हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे, हम लालू प्रसाद यादव को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, सोनिया गांधी को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। कितना बदल गया ये इंसान कि आज इन्हीं की संगत में बैठे बैठे इस्तीफा देना दूर की बात, 7 बार समन आने पर जांच में सहयोग करने से भी कतराते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर घेरते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार और अवैध कारनामों का अड्डा बन चुका है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारीगण इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी संलिप्तता थी एक बड़े स्कैंडल में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स फर्जी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे जो उसके लिए किसी भी रूप से क्वालिफाइड नहीं थे और एवज में करप्शन लिया जा रहा था और करप्शन और कमीशन लेने के बाद वो दिल्ली सरकार के सर्वोच्च लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर पेश न होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को अराजकतावादी कहने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और ऐसे लोगों का इलाज जो होना है वह अथॉरिटी करेगी। वे खुद को अराजकतावादी कहने वाले व्यक्ति हैं। वे राजनीति में यह कहकर आए थे कि वे अराजकतावादी हैं। इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वह अथॉरिटी करेगी। ये तो एनार्किस्ट अपने आप को कहने वाले व्यक्ति हैं जो कि राजनीति में कह कर आए थे कि एनार्किस्ट हैं और लगातार जो धोखे की राजनीति है वही इन्होंने की, मतलब धोखा ही दिया। राजनीति नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। दिल्ली की जनता को आज भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वो अथॉरिटीज अपने आप समय देख के करेंगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नई आबकारी नीति मामले में 7वां समन भेजकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। सीएम केजरीवाल की तरफ से 5वें समन को नजरअंदाज करने के बाद ईडी कोर्ट गई थी। इसके बाद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और चालू बजट सत्र के दौरान वे अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। रजनीश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सिलवासा में विकसित भारत लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि धारा 370 को हटवाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को धारा 370 से मुक्त कराकर उसे हमेशा के लिए देश का हिस्सा बना दिया। हम 1950 से संघर्ष कर रहे थे कि हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर देंगे। कोई विश्वास नहीं करता कैसे होगा। हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी कॉज के लिए, इसी काज के लिए शहीद हो गए और हम नारा लगाते जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 से कश्मीर को मुक्त कराकर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को भी पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत मोदी की गारंटी वाले 1000 से ज्यादा रथ देश भर में घूमकर लोगों से सुझाव लेगी
और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2024 के आम चुनाव को लेकर पार्टी संकल्प पत्र के लिए भी देश भर की जनता से सुझाव मांगने का फैसला लेती है। पार्टी को 15 मार्च तक 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इन सब के जरिए जनता के सुझावों का समावेश कर बीजेपी का संकल्प पत्र बनेगा। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा जो 2024 को विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होगा। और बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इन प्रयासों से बीजेपी यह सुनिश्चित कर रही है कि हर तरीके से जन भागीदारी सुनिश्चित हो और जनता की आकांक्षाएं पार्टी तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हम अगले 5 वर्षों में लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हर तरीके से पीपल्स पार्टिसिपेशन हो सके, हर तरीके से जनता जनार्दन की आकांक्षाएं हम तक पहुंचे और मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2024 से अगले 5 वर्षों में उन आकांक्षाओं को हम पूरा करें और अमृत काल में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ लंबी छलांग लगाने के दृष्टि से हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। से काम हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कानपुर में स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। डिफेंस कॉरिडोर में गोलियां बनने के साथ ही भंडार गृह भी बनाया गया है। योगी राज में यूपी तेजी से विकसित हो रहा है और इस डिफेंस कॉरिडोर से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोरोना के बाद यूपी ने दिए देश में सबसे ज्यादा रोजगार। फैक्ट्री लगाने में भी पूरे देश में यूपी है अव्वल। उद्योग लगाने में भी देश में यूपी जैसा कोई नहीं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम कैसे होता है, यह आज हम सबके सामने है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, उस प्रदेश में देश भी और दुनिया भी आज निवेश करने के लिए आ रही है। 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारा था, यानी उनका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब आप जानते हैं, 34 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। 34 लाख लोग पहले कहां जाते थे? कोई महाराष्ट्र जाता था, कोई पंजाब जाता था, कोई बेंगलुरु जाता था, कोई गुजरात जाता था, कोई तमिलनाडु जाता था, कोई आंध्र प्रदेश जाता था। आज कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य में वो निवेश हो रहा है। ये भरोसा उत्तर प्रदेश की उज्जवल प्रदेश बनने का है। इसी जज्बे ने पिछले 7 साल में यूपी की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। अब इस पर देश की भी मुहर लग गई है। डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन से कैसे राज्य प्रगति पथ पर सरपट दौड़ेगा, ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले जाने कि यूपी कैसे पूरे देश के लिए एक विकास की नजीर बन गया है। दरअसल देश में 2 बड़े डाटा निकले हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे MOSPI भी कहा जाता है, उसने उद्योगों के सालाना सर्वे के ताजा डेटा जारी किए हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें कई मानकों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहा है। मतलब कोरोना की महामारी के बाद यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा। 2021 की तुलना में 2022 में फैक्ट्रियां 6% बढ़ी हैं। कोरोना के पहले यूपी में देश का 6.6% रोजगार हिस्सेदारी रही है। अब ये बढ़कर 6.8% हो गई है। कोरोना के बाद अकेले यूपी में 14% रोजगार बढ़े। कोरोना के बाद पूरे देश में जो रोजगार बढ़े हैं, उसमें यूपी की हिस्सेदारी 7.6% है। राज्य में विकास और देश के विकास में उसके हिस्सेदारी तय होती है कि उस राज्य में उद्योगों का क्या हाल है। एक समय ऐसा भी था जब यूपी को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन पिछले 7 साल में योगी सरकार ने उद्योगों के लिए सरकार को रोड़ा नहीं बल्कि सहयोगी बनाया है। कई सरकारी योजनाओं के जरिए उद्योगों का लगना यूपी में आसान किया गया है, जिसका नतीजा अब पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में टॉप 10 औद्योगिक राज्यों की तुलना में सक्रिय कंपनियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।
इस मामले में उत्तर प्रदेश 16.1% के साथ पहले नंबर पर है। राज्यों की बात करें तो जीवीए उनके विकास का रिपोर्ट कार्ड है। इस पैमाने पर भी पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को दिखाया है कि जहां चाह वहां राह। जीवीए की माने तो देश में यूपी न सिर्फ ग्रोथ का इंजन बना है, बल्कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ा सहायक भी साबित होगा। अब यूपी में न सिर्फ रोजगार और उद्योगों की बहार है, बल्कि आत्मनिर्भरता को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत और बढ़ेगी। प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के मौके और बढ़ेंगे। कानपुर में सोमवार को डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। ये डिफेंस कॉरिडोर कई मायनों में प्रदेश को 1 ट्रिलियन और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने का रामबाण साबित होगा। 202 हेक्टेयर में बनी डिफेंस एवं एरोस्पेस की फैक्ट्री में 41 तरह के हथियार और गोले तैयार होंगे। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर व मिसाइल तक बनेंगी। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर से लगभग 17,000 रोजगार मिलेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई, पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आपको सीधे लिए चलेंगे नई दिल्ली में आयोजित हो रहे व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में, जहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपने मोदी का संकल्प है। Ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for is upon us. Please put your hands together for our chief guest at the News9 Global Summit, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Let's have a huge round of applause for the Prime Minister, ladies and gentlemen. Thank you so much for being in our midst. It's an absolute honor for us to have you with us here. A short while from now, Prime Minister Shri Narendra Modi will deliver that keenly anticipated keynote address
which undoubtedly will be the biggest highlight of the TV9 What India Thinks Today summit. May I now request Mr. Ramu Rao Jupali, Vice Chairman of the My Home Group, to deliver his opening remarks. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, ladies and gentlemen. It is our great privilege that we have our Honorable Prime Minister ji this evening with us at the News9 Global Summit. Prime Minister Modi ji is someone who has captured the imagination of millions of people, not just in India, but across the globe. He is more than just a political figure. He is an inspiration, a visionary, and a global leader. He is an inspiration for India's young generation like mine. Our Prime Minister's ability to connect with the youth is unmatched. He deeply understands the aspirations of our youth, their challenges and their dreams. He serves as an example of what any youth in India can achieve with his dedication, determination and vision. As we look to the future, to a Viksit Bharat, let us draw inspiration from his leadership and work together to build a better, brighter tomorrow for India and the world. Sir, on behalf of TV9 Network family, I pledge support to your vision of a Viksit Bharat. Thank you once again, sir, for blessing this event with your august presence. With that, let me invite TV9 MD and CEO Barun Das to deliver the formal welcome speech. Thank you. Thank you, Ramu. It's my great honor to welcome you, sir, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to News9 Global Summit. The theme that we have chosen for this year's summit is India poised for the next big leap. And it is our great privilege that the man who has led 1.4 billion people to a point where we are gearing up for the next big leap is present amongst us to share his vision of Viksit Bharat. Modi ji, you are not only the architect of a new India, but also someone who wishes to lay the foundation for the next 1,000 years. We live in an era where in democracies, the longevity of a leader is often not even a full term. And here, you have a leader whose vision spreads well beyond a decade to a millennium. Scottish historian and philosopher Thomas Carlyle once said, and I quote, "The history of the world is but the biography of great men." There is absolutely no doubt that the profound changes Modi ji has brought about have forever rewritten India's destiny. Sir, I would like to share my 3 Modi mantras with you. The first is return on governance. The second is Modi multiplier. And the third is CDR. No, I'm not talking about corporate debt restructuring, but citizen DNA reset. Sir, allow me to explain these 3 mantras in short, starting with return on governance. Prime Minister, sir, when you came to power in 2014, the people of India gave a clear mandate to your brand of governance. You have made good governance a way of being, not just for yourself, sir, but for everyone else in our sphere. The trust the people of India
has in your brand of governance, that has only been growing ever since. That brings me to the second mantra, which I call the Modi multiplier. With Modi ji, every idea, every concept that he champions, there is a multiplier effect. There are innumerable development schemes that prove my point. For instance, for farmer alone, over 25 schemes have been launched, covering every aspect of their lives. It would take me the whole evening just to name them all. The point to note is that the Modi multiplier is about designing policies in a manner where each policy compounds the effect of the others, where benefits are always focused on the very bottom of the pyramid. Specifically for farmers, women, youth, and the poor, the four castes, as you call them, sir. Now the third and possibly the most important mantra that you have gifted us, sir, that is CDR, Citizen DNA Reset. The Citizen DNA Reset is evident in every Indian like me who has gone from can we to we can to now we will in just a matter of 10 years. Our DNA has been reset to take the next big leap, sir. Ladies and gentlemen, these are the three Modi mantras that come to my mind. I'm sure each one of you has your own list. However, as we all know, the Modi phenomenon exceeds all mantras. 240 million people have been pulled out of poverty, yet the country didn't go bankrupt. An economy written off as being fragile is today amongst the top 5, soon to be top 3. We have landed a rover on the moon, developed a COVID vaccine not just for ourselves, but for the world. No wonder parliamentarians around the world are envious of Mr. Modi's popularity. Nowadays, whenever I travel abroad, the conversation starter is you, sir. People abroad want to know about you as a leader and what makes you so popular with us Indians. Most of them find it mystifying that a political leader could be so popular at a time of growing skepticism. Under the Prime Minister's leadership, India is assertive without being aggressive. Your message to the world, sir, is loud and clear that the new India is neither aligned nor non-aligned. At the same time, you have emerged as a global peace champion with your clear message that this is not an era of war. What's more, Prime Minister, sir, under your leadership, India is lending its voice to the vast global poor who have historically been marginalized. You have shown, sir, that progress and development need not be a zero-sum game, that it can be a win-win for all. That is the sort of global statesman that the world badly needs today. Modi ji, India is fortunate to have you at the helm. With that, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to deliver the summit keynote address. Namaskar. हमारे यहाँ पुराने जमाने में युद्ध में जाने से पहले बहुत जोरों की दुंदुभी बजाई जाती थी, बड़े ब्यूगल बजाए जाते थे ताकि जाने वाला जरा जोश में जाए। थैंक यू दास। टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहां उपस्थित आप सबको भी। मैं अक्सर भारत की डायवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूं।
इस डाइवर्सिटी को टीवी 9 का न्यूज रूम आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है। टीवी 9 के अनेक भारतीय भाषाओं में मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी उसके प्रतिनिधि भी हैं। मैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में टीवी 9 में काम करने वाले सभी पत्रकार साथियों का, आपकी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज टीवी 9 की टीम ने इस समिट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है। इंडिया पोइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप। और बिग लीप तो हम तभी ले सकते हैं जब हम जोश में हो, ऊर्जा से भरे हुए हो, कोई हताश निराश देश हो या व्यक्ति बिग लीप के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये थीम ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आज का भारत का आत्मविश्वास किस ऊंचाई पर है, आकांक्षा क्या है। अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। तो 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे हैं। ये बदलाव माइंडसेट का है, ये बदलाव सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का है, ये बदलाव गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। साथियों, एक बहुत पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी दास का मैं एक कोट सुन रहा था, लेकिन मैं उसमें थोड़ा डिफर करता हूं। उन्होंने कहा कि इतिहास एक प्रकार से बड़े महानुभावों की बायोग्राफी होती है। कि हो सकता है पश्चिम की सोच हो, हिंदुस्तान में सामान्य मानवी की बायोग्राफी वही इतिहास होता है। वो ही देश का सच्चा सामर्थ्य होता है। और इसलिए बड़े लोग आए चले गए, देश अजरा अमर रहता है। साथियों, हारे हुए मन से विजय मिलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए पिछले 10 साल में माइंडसेट में जो बदलाव आया है, जो लीप हमने लिया है, वो वाकई अद्भुत है। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही
विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं, पराजय भावना को अपनाने वाले हैं। लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया, मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया। जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो तो फिर देश में आशा का संचार कैसे होता। इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा। ऊपर से करप्शन, हजारों करोड़ के घोटाले, पॉलिसी पैरालिसिस, परिवारवाद, इन सब ने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था। पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आ गया है। आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। माइंडसेट में बदलाव ने कमाल करके दिखा दिया है। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है और भारत ने ये भी कर लिया, ये रिएक्शन, अच्छा भारत ने कर लिया, भारत में ये हो गया, ये रिएक्शन आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है। बढ़ती विश्वसनीयता आज भारत की सबसे बड़ी पहचान है। अब 10 साल पहले के और आज के एफडीआई के आंकड़े देखिए। पिछली सरकार में 10 साल में $300 बिलियन की एफडीआई भारत में आई। हमारी सरकार के 10 साल में $640 बिलियन की एफडीआई भारत में आई। दस साल में जो डिजिटल क्रांति आई है, कोरोना के समय में वैक्सीन पर जो भरोसा बैठा है, आज टैक्स देने वालों की बढ़ती हुई संख्या हो, ये चीजें बता रही हैं कि भारत के लोगों का सरकार और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे। अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर भारतीय को ये विश्वास है कि देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
और जितना विश्वास उसे देश पर है उतना ही खुद पर भी है। हर भारतीय सोच रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये बात टीवी 9 के दर्शक भी नोट करते होंगे कि अनेक लोगों का प्रिडिक्शन जहां अटक जाता है उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके हमने दिखाया है। साथियों, आज इस माइंडसेट और ट्रस्ट में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार का वर्क कल्चर है, गवर्नेंस है। वही अफसर हैं, वही ऑफिस है, वही व्यवस्था है, वही फाइलें हैं, लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। सरकार के दफ्तर आज समस्या नहीं, देशवासियों के सहयोगी बन रहे हैं। ये व्यवस्था आने वाले समय के लिए गवर्नेंस के नए आदर्श स्थापित कर रही है। साथियों, भारत के विकास को गति देने के लिए, बिग लीप लेने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जिस गियर पर पहले भारत चल रहा था उस गियर को बदला जाए। पहले ही सरकारों में भारत किस तरह रिवर्स गियर में था, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यूपी में 80 के दशक में सरयू नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ था। ये परियोजना 4 दशक तक अटकी रही। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस परियोजना को तेजी से पूरा किया। सरदार सरोवर योजना, उस परियोजना का शिलान्यास तो पंडित नेहरू ने 60 के दशक में किया था। 60 साल तक सरदार सरोवर डैम का काम ऐसे ही लटका रहा। सरकार बनने के बाद 2017 में हमने इस डैम का काम पूरा करके इसका लोकार्पण किया। महाराष्ट्र की कृष्णा कोयना परियोजना भी 80 के दशक में प्रारंभ हुई थी। साल 2014 तक ये भी ऐसे ही लटकी हुई थी। इस डैम का काम भी हमारी ही सरकार ने पूरा करवाया। साथियों, बीते कुछ दिनों में आपने अटल टनल के आसपास बर्फबारी की बहुत शानदार तस्वीरें देखी है। अटल टनल का शिलान्यास हुआ था 2002 में। 2014 तक ये टनल भी अधूरी लटकी हुई रही। इसका काम भी पूरा कराया हमारी सरकार ने और इसका 2020 में लोकार्पण किया गया। असम का बोगीबील ब्रिज भी आपको याद होगा। ये ब्रिज भी 1998 में स्वीकृत हुआ। सरकार में आने के बाद हमने इसे तेजी से पूरा कराया और 20 साल बाद 2018 में इसका लोकार्पण किया। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर साल 2008 में स्वीकृत किया गया। ये प्रोजेक्ट भी लटकाता रहा और 15 साल बाद 2023 में हमने इसे पूरा कराया। मैं आपको ऐसे कम से कम 500 प्रोजेक्ट गिना सकता हूं। ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को 2014 में हमारी सरकार आने के बाद तेजी से पूरा कराया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक आधुनिक व्यवस्था विकसित की है। प्रगति के नाम से है। हर महीने मैं खुद एक एक प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठता हूं,
सारा डेटा लेकर बैठता हूं, दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा करता हूं और मेरे सामने ऑनलाइन सभी राज्यों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव पूरा समय मेरे सामने होते हैं। एक एक चीज का वहां एनालिसिस होता है। मैं पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर चुका हूं। 17 लाख करोड़ रुपया, तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरे हुए। आप मुझे बताइए, जिस देश में पहले की सरकारें उस स्पीड से काम करती रही हो तो देश बिग लीप कैसे ले पाता। आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको हमारी सरकार के कुछ उदाहरण दूंगा। मुंबई का अटल सेतु, देश का सबसे बड़ा ब्रिज, सी ब्रिज, इसका शिलान्यास साल 2016 में हुआ। हमने कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी कर दिया। संसद की नई बिल्डिंग, इसका शिलान्यास साल 2020 में किया, पिछले ही साल इसका लोकार्पण हो गया। जम्मू एम्स का शिलान्यास साल 2019 में हुआ था, पिछले सप्ताह 20 फरवरी को इसका लोकार्पण भी हो गया। राजकोट एम्स का शिलान्यास 2020 में हुआ था, अभी कल ही इसका भी लोकार्पण हो गया। इसी तरह आईआईएम संबलपुर का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और साल 2024 में लोकार्पण हो गया। त्रिची एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास 2019 में हुआ और कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी हुआ। आईआईटी भिलाई का शिलान्यास साल 2018 में हुआ और कुछ दिन पहले हमने इसका भी लोकार्पण कर दिया। गोवा के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास 2016 में हुआ और 2022 में इसका लोकार्पण भी हो गया। लक्षद्वीप तक समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत चैलेंजिंग माना जाता था। इस काम को हमने 2020 में शुरू करवाया और कुछ सप्ताह पहले इसे पूरा भी कर दिया। बनारस की बनास डेयरी का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और कुछ दिन पहले इसका लोकार्पण हुआ। कल ही आपने द्वारका में सुदर्शन सेतु की शानदार तस्वीर देखी है। हिंदुस्तान का सबसे लंबा केबल ब्रिज देश की शान बढ़ा रहा है। इसका भी शिलान्यास हमारी सरकार ने साल 2017 में किया था। मैं जो मोदी की गारंटी की बात करता हूं ना, उसका एक पहलू ये भी है। जब ये स्पीड होती है, तेजी से काम करने की इच्छा शक्ति होती है, जब टैक्स पेयर के पैसे का सम्मान होता है, तब देश आगे बढ़ता है, तब देश बिग लीप के लिए तैयार होता है। साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अप्रत्याशित कल्पना से परे है। मैं आपको सिर्फ बीते एक सप्ताह के उदाहरण देना, एक वीक के 20 फरवरी को मैंने जम्मू से एक साथ देश के दर्जनों आईआईटी, आईएम, IIIT जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। 24 फरवरी को मैंने राजकोट से देश के 5 एम्स के एक साथ लोकार्पण किया। आज सुबह मैंने देश के 27 राज्यों के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास किया। आज के उसी कार्यक्रम में देश में 1,500 से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास के एक साथ काम शुरू हुआ। अभी मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले ही सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर एक थ्रेड शेयर किया है। इसमें मैंने अपने आने वाले 2 दिन के कार्यक्रमों के बारे में बताया है। मैं कल सुबह केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाने वाला हूं। वहां स्पेस के कार्यक्रम हैं,
एमएसएमई के कार्यक्रम है, पोर्ट से जुड़े कार्यक्रम है, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े कार्यक्रम है, किसानों से जुड़े कार्यक्रम है। भारत ऐसी स्केल पर काम करके ही बिग लीप लगा सकता है। हम पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में पीछे रह गए। अब हमें चौथी औद्योगिक क्रांति में दुनिया का नेतृत्व करना है और इसके लिए भारत में हर रोज हो रहे विकास कार्यों से देश की रफ्तार को ऊर्जा मिल रही है। भारत में हर दिन, आप एक के बाद एक दिमाग जरा बराबर अलर्ट रखिए, भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूएई ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50,000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड एक नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। हमने तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने थे। किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे? लेकिन ये हुआ है और हमारी ही सरकार में हुआ है। साथियों, भारत में कंजम्पशन को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे नए ट्रेंड का पता चलता है। भारत में गरीबी अब तक के सबसे कम स्तर पर यानी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। इस डेटा के मुताबिक पिछले 1 दशक की तुलना में कंजम्पशन 2.5 गुना बढ़ गया है। यानी भारत के लोगों की विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर खर्च करने की क्षमता और बढ़ गई है। ये भी सामने आया है कि पिछले 10 साल में गांवों में कंजम्पशन शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ा है। यानी गांव के लोगों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो रहे हैं। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये हमारे उन प्रयासों का परिणाम है जिनका फोकस गांव, गरीब और किसान है। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने गांवों को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई, रोजगार के नए अवसर तैयार किए गए, महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन विकसित किए गए। विकास के इस मॉडल से ग्रामीण भारत सशक्त हुआ है। मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा। भारत में पहली बार कुल खर्च में भोजन पर होने वाला खर्च 50% से भी कम हो गया है। यानी पहले जिस परिवार की सारी शक्ति भोजन जुटाने में खर्च हो जाती थी, आज उसके सदस्य सारी चीजों पर पैसे खर्च कर पा रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों की एक और सोच थी कि वो
देश की जनता को अभाव में रखना पसंद करती थी। अभाव में रह रही जनता को ये लोग चुनाव के समय थोड़ा बहुत देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते थे। इसके चलते ही देश में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म हुआ, यानी सरकार केवल उसके लिए काम करती थी जो उन्हें वोट देता था। लेकिन साथियों, बीते 10 वर्षों में भारत इस स्कैरसिटी माइंडसेट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ भारत के हर क्षेत्र को समान रूप से दिया जाए। हम पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी नहीं, गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन पर विश्वास करते हैं। हमने तुष्टीकरण न करके देशवासियों के संतुष्टीकरण का रास्ता चुना है। बीते 10 वर्षों में यही हमारा एक मंत्र है, यही हमारी सोच है, यही सबका साथ सबका विकास है। हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदला है। जब अभाव होता है तो करप्शन होता है, भेदभाव होता है। जब सैचुरेशन होता है तो संतुष्टि होती है, सद्भाव होता है। आज सरकार अपनी तरफ से घर घर जाकर लाभार्थियों को सुविधाएं दे रही है। अपने बीते समय में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में जरूर सुना होगा। देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार के अफसर गाड़ी लेकर गांव-गांव जाए और पूछे कि सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला या नहीं मिला। आज हमारी सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर जाकर कह रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। इसलिए मैं कहता हूं, जब सैचुरेशन एक मिशन बन जाए तो हर प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। साथियों, हमारी सरकार नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारों के लिए कोई काम नहीं करना, ये सबसे बड़ा आसान काम बन गया था। लेकिन इस वर्क कल्चर से ना देश बन सकता है और ना देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने देश हित में निर्णय लिए, पुरानी चुनौतियों का समाधान किया। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर महिला आरक्षण तक, वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तक सरकार ने नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए। साथियों, 21वीं सदी के भारत को अपने आने वाले दशकों के लिए भी हमें आज ही तैयार करना होगा। इसलिए आज भारत भविष्य की योजनाओं में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेस से सेमीकंडक्टर तक, डिजिटल से ड्रोन तक, एआई से क्लीन एनर्जी तक, 5G से फिनटेक तक, भारत आज दुनिया की अगली कतार में पहुंच गया है। भारत आज ग्लोबल वर्ल्ड में डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है।
भारत आज फिनटेक एडॉप्शन रेट में सबसे तेजी से बढ़ता देश है। भारत आज चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। भारत आज सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। भारत आज 5G नेटवर्क के विस्तार में यूरोप को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत आज सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर के फ्यूल पर तेजी से काम कर रहा है। आज भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत फ्यूचरिस्टिक है और इसलिए आज जब सब लोग कहने लगे हैं इंडिया इज द फ्यूचर, आने वाला समय और महत्वपूर्ण है। आने वाले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये सुज्ञ ऑडियंस यहां बैठा है और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले 5 वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष है। इसी कामना के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये सेमिनार होता या ना होता, बिग लीप जरूर होता। इतना फायदा जरूर हुआ कि आपने बिग लिप का कार्यक्रम रखा तो मुझे भी अपने लिप खोलने का मौका मिल गया। इस कार्यक्रम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सुबह से बैठ करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होंगे तो कुछ हंसी खुशी की शाम भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण नई दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में उनका संबोधन था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले वर्ष और खास तौर पर आने वाले 5 वर्ष भारत के हैं और भारत एक बिग लीप के लिए तैयार है, एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारत ने और खास तौर पर 10 वर्षों में भारत ने किस तरह से बड़ी छलांग लगाई है। बिग लीप हम तभी ले सकते हैं जब हम जोश और ऊर्जा से भरे हुए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी छलांग यानी बिग लीप हम तभी ले सकते हैं जब हम जोश और ऊर्जा से भरे हुए हों। कोई निराश व्यक्ति बड़ी लीप, बिग लीप नहीं ले सकता। दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है। इसके पीछे 10 वर्षों का पावरफुल लॉन्च पैड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे 10 वर्षों का पावरफुल लॉन्च पैड है जो कि उनके कार्यकाल का रहा है। पिछले 10 साल में माइंडसेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और गुड गवर्नेंस में बदलाव आया है।
क्या क्या आया है बदलाव, प्रधानमंत्री ने कहा, यह देखने की बात है। माइंडसेट बदला है, कॉन्फिडेंस में बदलाव आया है लोगों के। आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं था। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बात है, 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब छोटा सोचना बंद कर दिया है भारत ने। दुनिया को अब भारत के साथ चलने में अपना फायदा दिखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले के और अब के एफडीआई में जमीन आसमान का अंतर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर भारतीय यह सोच रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर कुछ भी कर गुजरने का सामर्थ्य है। ये भारतीयों की सोच बदली है। पहले की सरकारों में देश रिवर्स गियर में चल रहा था। इसका उदाहरण भी प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से दिया कि देश किस तरह से रिवर्स गियर में चल रहा था पहले की सरकारों में। सैकड़ों दशकों से अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को हमने पूरा किया। प्रधानमंत्री ने एक लंबी फहरिस्त गिनाई ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो दशकों तक लंबित पड़े थे। मैं खुद एक एक चीज को एनालिसिस करता हूं ताकि काम समय पर पूरा हो सके। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने की प्रथा को खत्म किया है। पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातों की बात करें तो उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का एक पहलू है कि हम ही काम शुरू करते हैं और हम ही खत्म करते हैं। भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज जिस स्केल और स्पीड से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। अब हमें चौथी औद्योगिक क्रांति में दुनिया का नेतृत्व करना है। पहली 3 औद्योगिक क्रांति में हम पिछड़ गए, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत को दुनिया का नेतृत्व करना है, ये पीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं पिछले 10 वर्षों में। पीएम ने कहा कि भारत में गरीबी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोग भोजन के अलावा अन्य चीजों पर भी खर्च कर रहे हैं। गरीबी अब खत्म हो रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमने तुष्टीकरण के बजाय देशवासियों के संतुष्टीकरण को चुना है। तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। हम राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर भरोसा करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व कह रहा है इंडिया इज द फ्यूचर, भारत ही भविष्य है। आज पूरी दुनिया कह रही है इंडिया इज द फ्यूचर। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। हमारे तीसरे कार्यकाल में हम देश को और आगे ले जाना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा कि कोई भी निराश हताश व्यक्ति बिग लीप के लिए तैयार नहीं हो सकता। और आज भारत ऊर्जा से, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारा अगला कार्यकाल होगा उसमें भारत के सामर्थ्य को दिखाने की जरूरत है। फिलहाल हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के